वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी द रेडिकल क्लासेस में। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जीके वाला टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का भौतिक विभाजन। तो आज हम उसमें अगला वाला टॉपिक अपना अगला जो टॉपिक है उसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर के विशाल मैदान। अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है? उत्तर के विशाल मैदान। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि उत्तर के विशाल पर्वत हमने डिस्कस कर लिए थे, और ये अपना तीसरा वाला टॉपिक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था थार का मरुस्थल, और तीसरा अपना द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी ऐसे प्लेन जो किस में हो, नॉर्दर्न में हो, नॉर्थ में हो, यानी उत्तर दिशा के जो मैदान होंगे वो सारे के सारे कौन से में आ जाएंगे? आपके द नॉर्दर्न प्लेन्स में, यानी उत्तर के विशाल मैदान के अंदर काउंट हो जाएंगे। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये मैदान क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैदान क्या होते हैं। तो मैदान का टॉपिक हम लेते हैं। तो मैदान क्या हो गए? जैसे कोई नदी निकलती है, जैसे ही कोई नदी अपने साथ, नदी किसी पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? वो बहुत सारे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वहां से लेके आती है, काट के पहाड़ों को। और जब वो कंकड़ पत्थर बार बार आते हैं तो फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से उनका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और वो लास्ट में जाके किसी एक टाइम पे वो क्या हो जाते हैं? एकदम मिट्टी की तरह क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं, एकदम बारीक हो जाते हैं, और वो मिट्टी पानी के बहाव के साथ आ जाती है नीचे की तरफ। और जब वो मिट्टी बिछ जाती है तो मिट्टी जब वो एकदम उसकी एक लेयर बन जाती है तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एक मैदान का फॉर्मेशन हो जाता है, एक लैंड का, समतल लैंड का क्या हो जाता है? एक समतल भूमि का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है? मैदान बोला जाता है। कि यानी मैदान की क्या परिभाषा होगी, प्लेन्स की क्या परिभाषा होगी? कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी समतल भूमि, बनी समतल भूमि क्या कहलाती है? आपके मैदान कहलाती है। आप देखो होता क्या है, मान लीजिए ये माउंटेन है कोई, ठीक है, और यहां से नदियां निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी? कोई नदी निकलेगी, तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, ऊपर से वो क्या निकाल के लेके आएगी? बड़े बड़े कंकर पत्थर निकाल के लाएगी। तो जैसे ही वो पहाड़ों से जस्ट नीचे उतरती है तो यहाँ पे मोटे मोटे क्या होंगे? कंकड़ पत्थर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वो बाद में जाके तो बारीक होंगे। तो यहाँ पे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, और इस जो कंकड़ पत्थर वाले मैदान को बोला जाता है, वो बोला जाता है भावर। क्या बोला जाता है? भावर प्रदेश बोला जाता है। भाबर नहीं बता रहा हूं मैं, बांगर नहीं बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं मैं? भावर प्रदेश बता रहा हूं। और यहाँ पे कंकड़ पत्थर होने की वजह से वो कंकड़ पत्थर ऊपर, नदी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, और नदी उसके नीचे से क्या जाती है? बहते हुए जाती है, पानी नीचे से जाता है, इसलिए यहाँ पे नदियां क्या हो जाती हैं? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। एक्चुअल में विलुप्त होती नहीं है, लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कंकड़ पत्थर उसके ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि वहां पे क्या होगी? नदियां है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में उन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके नीचे से क्या निकलता है? आपका पानी बहता हुआ निकलता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही वो आएंगे आगे, कंकड़ पत्थर क्या हो जाएंगे? बारीक हो जाएंगे, इधर से ऐसे बारीक हो जाएंगे, और यहाँ पे जो पानी है वो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे बाढ़ की सी स्थिति बन जाती है। किसकी स्थिति? बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और बाढ़ वाले एरिया को बोला जाता है तराई प्रदेश। क्या बोला जाता है? तराई प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही नदियां वापस दिखाई देती हैं तो वहां पे में अचानक हमें क्या दिखाई देता है? कंकड़ पत्थर से उनका नदी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन जब भी कंकड़ पत्थर से आगे निकलती है तो वापस अपनी स्पीड में आ जाती है, और वहां पे एक पानी का क्या बन जाता है? एक तालाब सा बन जाता है, और हमें ऐसा फील होता है वहां पे क्या आ गई है? बाढ़ आ गई है। और बाढ़ वाले जो एरिया होता है उसको बोला जाता है तराई प्रदेश बोला जाता है। उसके बाद में देखो क्या होता है, ये बाढ़ वाला पानी यहाँ से साइड में से कुछ इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा, ठीक है। तो बाढ़ का पानी जहां एनी टाइम रहता है वो तराई प्रदेश, और जहां पानी कभी कभी जाता है, साल में एक बार जाता है, उस प्रदेश को बोला जाता है भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश, ठीक है। हाँ, तो भाबर प्रदेश समझ में आ गया। और देखो इससे आगे वाला जो एरिया होता है, इससे आगे वाला जो एरिया होता है उसमें कभी कभी 5-6 सालों में एक बार पानी जाता है, और उस प्रदेश को बोला जाता है बांगर प्रदेश। सॉरी, भाबर नहीं बोलेंगे इसको, खादर बोलेंगे, सॉरी, ये होगा आपका खादर प्रदेश।
और ये आपका होगा बांगर प्रदेश। अब आ गई होगी बात समझ में आपको कि जब पानी कब जाता हो, प्रति वर्ष एक बार इसमें जाता ही हो, तो प्रति वर्ष अगर पानी जाता है किसका, इस बाढ़ का पानी अगर प्रति वर्ष किसी प्रदेश में जाता है तो वहां पे क्या, कौन सा प्रदेश बनेगा आपका, खाद्य प्रदेश बनेगा। और कभी कभी जाता है, कभी कभी जाता है, यानी यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जाता है पानी किसका, इस तराई वाली बाढ़ का पानी बहुत कम जाता है, तो उस प्रदेश को क्या बोल देते हैं, बांगर प्रदेश बोल देते हैं। ठीक है। जहाँ पे पानी एनी टाइम रहता है, वो बाढ़ की स्थिति बना देता है, उस प्रदेश को बोला जाता है तराई प्रदेश। और जहाँ पे कंकड़ पत्थर होते हैं, बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उसको बोला जाता है भावर प्रदेश। तो नदियों से संबंधित मैदान के अंदर आपको ये 4 पॉइंट आपको याद में रखने ही है। ठीक है, इधर हम और समझ लेते हैं। अब देखो जो भावर प्रदेश होता है, भावर प्रदेश होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए वो क्या नहीं होता, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, उपजाऊ नहीं होता है। वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं कर सकते। तो अब दूसरा अपना जो प्रदेश होता है कौन सा, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश के अंदर क्या होता है, एनी टाइम पानी भरा रहता है, तो ऐसी फसल वहाँ पे की जाती है जो पानी के अंदर होती है, जैसे आपका सिंगाड़ा हो गया, आपका जूट हो गया, ऐसी सारी जो फसलें हैं वो कहाँ पे की जाती है, तो यहाँ पे पानी वाली क्या की जाती है, पानी वाली फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ पानी एनी टाइम जमा रहता है, जैसे गन्ना हो गया, ये वाला एरिया गन्ना वगैरह है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं आपकी, इसी पर तराई वाले प्रदेश में होती है। जैसे आपने देखा होगा यूपी वाला ऊपर वाला जो एरिया होता है, यूपी के ऊपर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्रदेश आपका, तराई प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है खाद्य प्रदेश। अब देखो खाद्य प्रदेश में क्या होता है, जैसे ही नदी के अंदर बाढ़ आई, पानी आएगा वापिस जाएगा, पानी आएगा वापिस जाएगा, प्रतिवर्ष ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो हर बार जब नदी के अंदर बाढ़ आएगी, बाढ़ वाला स्थिति बनेगी, ये जो पानी आएगा तो हर बार अपने साथ नई नई मिट्टी लेके आएगा, तो प्रतिवर्ष इसमें क्या होती है, नई मिट्टी आती है। इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं नई जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और आपको पता है जब नई नई मिट्टी आएगी तो नई मिट्टी में उपजाऊपन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्या होती है, ये मिट्टी होती है। और कृषि के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जलोढ़ मृदा आपकी है वो गेहूं और चने के लिए क्या होती है, बहुत ही बेस्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जब बांगर प्रदेश है आपका, बांगर प्रदेश है, वहाँ पे कभी कभी पानी जाता है तो वहाँ पे मृदा क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, नई मिट्टी वहाँ पे आती नहीं है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप ये आधा चैप्टर आपकी समझ में आ गया कि मैदान में अंदर कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी अनउपजाऊ होती है और कौन सी मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब अगर हमें बांगर को क्या बनाना है, उपजाऊ बनाना है, तो इसमें क्या मिलाई जाती है, जैविक खाद मिलाई जाती है। ठीक है, जैविक खाद या फिर क्या डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं। ठीक है, उर्वरक डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपना सब कुछ था। उसके बाद में आता आपका एक अगला नाम जिसका नाम है दोआब। एक होता है दोआब। देखो दोआब का मतलब होता है नदी और दो का मतलब दो, तो दो नदियों के बीच का जो, जैसे यहाँ से एक नदी आ रही है और यहाँ से एक नदी आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ये क्या होता है आपका, दोआब होता है। यानी दो नदियों के बीच का क्या होता है, स्थान होता है। दो नदियों के बीच की जगह क्या कहलाती है, दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाएगी आपकी, दोआब भूमि कहलाएगी। आगे बात समझ में, जैसे हमने पढ़ा था पंजाब, पंजाब में 5 नदियों का ग्रुप है, वहां पे पंच का मतलब 5 और आब का मतलब नदी, तो 5 नदियों की भूमि को क्या होगा, पंजाब, तो 2 नदियों के बीच की जगह क्या हो जाएगी, दोआब हो जाएगी। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, एक आपका आता है इसमें डेल्टा। डेल्टा का नाम भी सुना होगा और आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा डेल्टा कैसे बनता है, ऐसे आपका डेल्टा बनता है, ऐसे ही बनता है डेल्टा। आप देखो क्या होता है, जैसे एक नदी यहां से आ रही है और एक नदी यहां से आ रही है ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि ये नदी आपकी आ रही है, कोई ये नदी आ रही है पूरी, और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ मिट्टी वगैरह जम गई, तो इसकी नदियों की 2 ब्रांच बन जाती हैं। ऐसे इस नदी क्या बन जाती है, 2 ब्रांच बन जाती है। और ये जो बीच वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, फिर ये बेटा डेल्टा कहलाता है। यानी एक नदी की 2 धाराओं में बंटने का कारण जो भूमि होती है उस भूमि को बोला जाता है डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका इंडिया के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा।
ठीक है। तो वो डेल्टा यही है कि नदियों की जो द्वारा जो बना भूमि है बीच में, उस भूमि आने की वजह से वो नदियाँ दो धाराओं में क्या बट जाती हैं, और जिस भूमि के कारण वो दो धाराओं में बटी है उस भूमि को बोला जाता है आपका डेल्टा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि मैदान कौन कौन से हैं हमारी इंडिया के अंदर और मैदानों का डिवीजन किसे करते हैं। तो मैदानों का डिवीजन होता है बेटा, वो होता है आपकी नदियों के बेसिस पे, क्योंकि नदियां ही बनाती हैं मैदान। चलो अब हम मैप से पढ़ते हैं। तो मैप से अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो मैदान है वो आपका सिंधु नदी द्वारा बनाया गया मैदान है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंधु घाटी मैदान या फिर सिंधु नदी मैदान। इंडस वैली प्लेन ओब्लिक, या क्या बोल देंगे उसको, इंडस रिवर प्लेन बोल देंगे। ठीक है। तो आपका पहला जो मैदान है उत्तर के विशाल मैदान के अंदर वो आपका है सिंधु के मैदान। ठीक है। वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं मैप बना रहा हूँ, उस मैप में आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। चलो अब देखो यहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, यहां से आपकी रिवर निकलती है जिसका नाम है सिंधु रिवर। कौन सी रिवर, सिंधु नदी निकलती है, यानी इंडस रिवर निकलती है। और कहां से होती हुई, यहां से होती हुई कहां से ले जाती है, पाकिस्तान से आगे, पाकिस्तान में जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में देखो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। कौन सी नदी, सतलुज नदी। और यहां से हिमाचल प्रदेश से होती हुई वो भी कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। इसी के साथ में अगली जो नदी आपकी, वो नदी आपकी झेलम नदी। जो झेलम नदी वो आपकी कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और ये झेलम नदी यहाँ से ए से आती है और किस में मिल जाती है, लास्ट में जाके आपकी सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी नदी हो गई, ये आपकी नदी हो गई झेलम नदी। ठीक है। उसके बाद में देखो अगली जो अपनी रिवर आती है हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई, वो आती है आपकी चिनाब रिवर। कौन सी रिवर, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर। और इसका नाम है ये आपकी चिनाब रिवर। कौन सी नदी, चिनाब या फिर चेनाब रिवर। ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। और रावी नदी यहीं से निकलेगी, ये आपकी रावी नदी, ये आपकी क्या हो गई, रावी नदी। और इसके बाद में आपकी एक आती है व्यास नदी। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सतलुज नदी हो गई। और ये आपकी क्या हो गई, व्यास नदी हो गई। ठीक है। और ये सारी नदियां किस में जाके मिल रही है, इनडायरेक्टली सिंधु नदी में मिल रही है, इसलिए इसको सिंधु की सहायक नदियां भी बोला जाता है। अब देखो अब आपके वो दोआब काम में आएंगे, और यही दोआब की वजह से क्या बनता है आपका यहाँ पे सिंधु घाटी, सिंधु नदी का क्या बनता है, मैदान बनता है। देखो एक नंबर दो नदियां ये रही, तो दो नदियों के बीच में एक नंबर ये रहा, इन दोनों नदियों की वजह से दो नंबर ये रहा, इन दोनों नदियों से तीन नंबर, इन दोनों की वजह से चार नंबर, और इन दोनों की वजह से 5 नंबर। तो कितने दोआब बन गए आपके, 5 दोआब बन गए। यानी दो नदियों के बीच का समूह क्या बन गया आपका, दोआब बन गया। तो कितने दोआब बन गए, 5। कितने बन गए, 5। इन्हीं 5 दोआब के कारण उनको बोला जाता है पंजाब वाला एरिया। तो ये आपका पूरा पंजाब वाला एरिया ही है। ठीक है। अब देखो इन दोआब को किन किन नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पहला आपका कौन सा पढ़ रहे हैं आप, सिंधु नदी, सिंधु नदी प्लस कौन सी नदी, झेलम नदी। कौन सी नदी, कौन सी नदी, झेलम नदी। तो इसका सह ले लो, इसका झ ले लो, तो कौन सा पहला है, झेसा। कौन सा, झेसा। पहला कौन सा होगा आपका, झेसा, या फिर इसको सेझा भी बोलते हैं, सेझा दोआब। कौन सा दोआब हो गया, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो दोआब होता है उसको बोलते हैं सेझा। इसका सह ले लो, इसका झ ले लो, सेझा। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो रिवर आती है वो आपकी आती है झेलम। झेलम के बाद में आती है आपकी चेनाब। कौन सी आती है, चेनाब। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, चांच रिवर। कौन सा, चांच दोआब। कौन सा हो जाएगा, चांच दोआब हो जाएगा। इसका च ले लो, इसका झ ले लो, चांच चेनाब दोआब हो जाएगा। तीसरी अपनी जो रिवर है वो कौन सी है, चिनाब, और इसको रावी लिख दो, ये रावी रिवर है, चिनाब प्लस रावी।
इसका रे ले लो, इसका चना ले लो, कौन सा दोआब? रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। इसका रे ले लिया, इसका चना ले लिया, रचना दोआब। उसके बाद में आपकी जो रिवर आती है नंबर 5, वो आपकी आती है रावी और व्यास। कौन सा? रावी प्लस व्यास रिवर। व्यास और व्यास एक ही बात है, तो इससे क्या लोगे आप? बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब हो जाएगा। याद कैसे करोगे? ये आपका बै ले लिया और रा ले लिया। क्या ले लिया? बै और रे, तो बै और रे से बारी दोआब। नंबर 5 आपका दोआब आएगा, वो कौन सी रिवर के बीच में आएगा? ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज रिवर, और ब्यास और सतलुज के बीच में हो जाएगा आपका बिस्त। कौन सी रिवर है? ब्यास प्लस सतलुज। ब्यास और सतलुज के बीच में कौन सा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बिस्त दोआब। ट्रिक पता चल गई। इसका बै, इसका स, इसका बी, इसका सत ले लिया, इसका बै बी ले लिया, तो ब्यास का क्या हो गया? बिस्त। रावी और ब्यास में क्या हो जाएगा? बारी। चिनाब और रावी में रचना। झेलम और चिनाब में चांच। सिंधु और झेलम में सेझा या फिर जैसा दोआब हो जाएगा। याद, ये दोआब के नाम इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोआब की वजह से यहाँ का जो एरिया बनता है वो एरिया क्या बन जाता है? एक आपका ये वाला एरिया। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिवर हैं उनकी वजह से बनने वाला जो दोआब होता है उसी एरिया को बोल देते हैं पंजाब। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं? पंजाब वाला एरिया बोल देते हैं। आई बात समझ में? तो ये किसके द्वारा बना था? सिंधु नदी के कारण बना था, सिंधु की सहायक नदियों के कारण बना था, इसलिए इसको बोला जाता है सिंधु का मैदान। तो इसकी हेडिंग आप लगा देंगे सिंधु के मैदान। सिंधु के मैदान, जल्दी से लिखेंगे इसको। दोआब कौन कौन से हो गए? सेझा या फिर साज, या फिर इसको साज भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसका नाम साज भी मिलता है, कहीं जैसा भी मिलता है और सेझा भी मिलता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो इस झ और सह से मिलके बना होगा। ठीक है, आप ऑप्शन में देखते क्लिक कर दोगे। झेलम और चिनाब तो चांच दोआब। ठीक है, चिनाब और रावी तो रचना दोआब, रावी और व्यास तो बारी दोआब, और व्यास और सतलुज तो बिस्त दोआब हो जाएगा। याद, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि, है ना। अब देखते हैं हम, ये आपकी सिंधु नदी हो गई। अब अगला जो अपना आता है वो आता है आपका गंगा और यमुना का मैदान, क्योंकि गंगा नदी वो जो यमुना नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, दोनों गंगा के अंदर जाके मिल जाती है यमुना भी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं आगे। देखो, तो दूसरा अपना आता है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान दूसरा अपना आता है, वो आता है गंगा के विशाल मैदान या गंगा के उत्तरी मैदान। एक बार फिर से हमें मैप बनाना पड़ेगा और मैप से हम अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो जो गंगा की उत्तरी मैदान है वो कहाँ से आपको पता है? उत्तराखंड से, देवप्रयाग से निकलती है। ठीक है, गंगा और यमुना दोनों ही। देखो, ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका इंडिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ से गंगा और यमुना दोनों साथ साथ निकलती हैं। ये देखो, ये गंगा निकली यहाँ से और ऐसे गिर जाती है, और यहाँ से ये आके यहाँ पे मिल जाती है यमुना, जहाँ पे क्या बन जाती है? दोनों गंगोत्री और यमुनोत्री मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों नदियों की वजह से आपकी गंगा हो गई और ये आपकी यमुना हो गई। और साथ में आपको ब्रह्मपुत्र वाला भी समझा देता हूँ। और यहाँ से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यहाँ से। तो दोनों को हम साथ में समझ लेते हैं ताकि ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा अपना वाला एरिया। तो देखो, ये हम ऐसे तो इसे समझ नहीं सकते, तो हम ऐसे बना सकते हैं क्या इसको? ये वाला एरिया, ये वाला जो मैदान है, ये पूरा किसका है? अगर मैं किसको छोड़ दूं? माउंटेन्स को छोड़ दूं, तो ये वाला पूरा एरिया किसका हो गया? गंगा के मैदान का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी बहती है। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला आपका गंगा का उच्च मैदान। गंगा का उच्च मैदान, आपको मैंने बताया कि जहाँ से नदियाँ निकलेगी वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा प्रदेश होगा? तो उच्च मैदान होता है वो आपका तराई वाला प्रदेश होता है। कौन सा प्रदेश होता है?
तराई वाला प्रदेश होता है। दूसरा आपका आता है मध्य के अंदर, तो मध्य मैदान, कौन सा मैदान, मध्य मैदान। तीसरा जो होता है आपका, जो आपका बिहार झारखंड वाला एरिया आता है, वो किस में आ जाता है आपका, निम्न मैदान में। कहाँ पे, निम्न मैदान में। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा जो एक डेल्टा का निर्माण होता है, उस डेल्टा यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर एक डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, अब देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो आपको समझ में आएगा। गंगा नदी का जो मैदान होता है वो क्या होता है, काफी उपजाऊ होता है। वहां पे खादर और बांगर दोनों प्रकार, तीनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तराई वाला प्रदेश भी है उसके अंदर, खादर वाला प्रदेश भी है और बांगर वाला प्रदेश भी है। तो तीनों प्रदेश है उसके अंदर। तो वहां पे कुछ भूमि क्या है, उपजाऊ भी है, कुछ भूमि अनुपजाऊ भी है। और कुछ भूमि जो गन्ने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश वाला ऊपर वाला एरिया देखा है, हिमाचल के नीचे वाला है, उत्तराखंड के नीचे वाला जो एरिया आपने देखा, वहाँ पे क्या होता है, गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है, जूट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, सिंगाड़े की खेती होती है। तो वो तराई वाला प्रदेश हो गया। मध्य भाग में आपने देखा होगा गेहूं वगैरह बहुत होती है यूपी के अंदर, तो गेहूं वाला एरिया मध्य भाग में होता है, जहाँ पे क्या हो जाती है आपकी खाद्र वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। निम्न मैदान के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, बांगर प्रदेश भी होता है, खाद्र दोनों मिक्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बिहार वाले एरिया के अंदर चावल वगैरह की खेती खूब होती है, क्योंकि चावल के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का और नई जलोढ़ मिट्टी दोनों का मिक्सर बहुत क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो ये वाला एरिया हो जाता है। और यहीं पे आपकी आती है कोसी रिवर, जो किसकी, बिहार की क्या होती है, शोक वाली नदी होती है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, वो भी आप ध्यान में रख लेंगे थोड़ा सा। अब देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी आएगी वो भी अपने साथ में क्या लेके आएगी, मिट्टी लेके आएगी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी जो मिट्टी लेके आती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कीचड़ होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कीचड़ होता है। तो इसमें जो कीचड़ वाला मैदान बनता है, इसलिए यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे बहुत कम क्या होती है, खेती होती है। और इधर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आपने पढ़ा होगा पीछे वाले पार्ट में गारो खासी दैंत्या वाली पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो पहाड़ियों के बीच में जो खेती होती है वो कौन सी होती है आपकी, जहाँ पे कुछ क्या हो, नदियों द्वारा लाई गई क्या हो, कीचड़ वाली मिट्टी हो और साथ में क्या हो, ढलान हो। तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती होती है। और सीढ़ीदार खेती के अंदर किसकी खेती की जाती है, वहाँ पे किसके लिए उपजाऊ होती है, वो होती है आपकी चाय के लिए। तो इधर वाले जो मैदान है वो चाय के लिए फेमस है। इधर किसके हैं, चाय की खेती क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, हाँ। अब देखो जो अपना है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या लाया के जाएगा, कीचड़ लाया जाएगा। और कीचड़ की वजह से वहाँ पे उसकी मिट्टी को निकाल के कीचड़ का क्या बन जाता है, ढेर सा बन जाता है, बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक द्वीप सा बन जाता है। देखो द्वीप का मतलब होता है ये आपका क्या है, कोई जगह है, इसके चारों तरफ अगर पानी भर रहा है तो आपका क्या होता है, द्वीप होता है। और ये द्वीप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी अपना एक द्वीप बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और यहाँ पे अपना एक द्वीप बनाती है आसाम वाले एरिया के अंदर, जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो नदी के द्वारा बनाया गया है। और आजकल इसको जिला घोषित कर दिया गया है। सोच के देखो कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना एक जिला है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के इकट्ठा होने से बनने वाला जिला कौन सा, आपका माजुली जिला है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्या है, अपना नदी द्वीप है। द्वीप को बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ इसके ब्रह्मपुत्र नदी का पानी फैला हुआ है। इज दैट क्लियर। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, आपका माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप। हो जाएगा याद, हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो नदी द्वीप समझ में आ गया। तो माजुली अपना क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट भी, एक जिला भी है और सबसे बड़ा क्या है। तो इस प्रकार हमारा जो मैदान वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन होता नहीं है। हाँ, कृषि से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से कि कौन सा प्रदेश है वो खाद्य वाला प्रदेश है कौन सा। तो हम वो कहाँ पे पढ़ लेंगे, एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाले पार्ट के अंदर हम पढ़ लेंगे। जब हम पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी आगे वो डिस्कस करेंगे तब। तो कृषि वाला जो टॉपिक आएगा हमारा उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो आगे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, पेनिसुलर प्लेटू। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि सबको फ्री में कंटेंट उपलब्ध हो सके। थैंक यू।